हेलो एवरीवन। आज हम उस टॉपिक को जिसको हम कम से कम 4 या 5 दिनों से पढ़ा रहे हैं, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। और आज उसी का अगला पार्ट जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस से हम कन्वर्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स में जो कन्वर्ट करने का है, ये कॉम्प्लेक्स नाम भी इसका कॉम्प्लेक्स है और ये थोड़ा बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स भी रहता है, हार्ड रहता है, क्योंकि ये जो रियल में ही किसी रूल बेस पे या किसी नियम बेस पे नहीं है। इसके अंदर एक स्टूडेंट्स की समझ इंग्लिश में कितनी है, वो 1 से लेकर 11 क्लास तक कितना इंग्लिश के अंदर उसको ट्रेन किया गया है, उसको सिखाया गया है, उसी बेसिस पे एक टॉपिक पूरा होता है। अगर उसका बेस कमज़ोर है तो उसको समझने में कठिनाई होती है और वो ये सोचता है कि मैं 2 नंबर या 4 नंबर के लिए इतनी मशक्क़त क्यों करूं, और ये टॉपिक है वो पूरा उसके लिए कमज़ोर पार्ट बन जाता है, जो आगे जाकर उसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पर इसकी दिक्कत होती है। तो हमें किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट किए बगैर हमें उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे भविष्य में वो काम आए। अब देखिए आगे मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहले इसमें देखो कि हमारा जो इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस पैटर्न है, नॉर्मली सिंपल सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो ये होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह भी नाउन और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन। तो पता यह चला कि नाउन है वो 2 जगह आता है, या तो वो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है या वो ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, या फिर और भी ये चीज़ें हैं जैसे ये केस इन अपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ तक हमें जाने की एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, एग्जाम बेस के हिसाब से यहाँ तक जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो मेन थीम होती है, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, हमें वही सीखना है कि मेन सब्जेक्ट की जगह भी नाउन और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन। क्यों सीख रहे हैं ये बात? क्योंकि हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन क्लोज, और यही आपके सबसे ज़्यादा मोस्ट है सिंथेसिस पार्ट में। कब? जब हम किसी सिंपल सेंटेंस को बदल रहे हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। 2 सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में जब बदलेंगे तो हमें नाउन क्लोज से ही ज़्यादातर सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप डेस्क पर उठा के देखोगे तो वहाँ पर भी ज़्यादा नाउन क्लोज और इन्हीं के बारे में क्वेश्चन से वो दिए हुए हैं। पासबुक की बात करोगे तो वहीं पर भी आपको नाउन क्लोज से ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और एग्जाम जो पिछले एग्जाम का एनालिसिस करोगे तब भी नाउन क्लोज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो पुटअप हुए हैं। अब नाउन क्लोज यूज कहाँ होता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह, जो मैंने पहले भी बता दी है। अब नाउन क्लोज किसी न किसी लिंकिंग वर्ड और कंजक्शन से जुड़ा होता है। कंजक्शन के बगैर क्लोज कैसे बनेगा? क्लोज तो पूरा सेंटेंस होता है, तो किसी न किसी लिंकिंग वर्ड से। वो लिंकिंग वर्ड कौन कौन से हैं? लिंकिंग वर्ड्स नाउन फ्रेज के अंदर। किसमें? नाउन फ्रेज के अंदर, जो नाउन को काम करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, वो दैट, वो, व्हेन और वेयर। दैट, वो, व्हेन और वेयर, ये नाउन क्लोज के अंदर काम में आते हैं। अब नाउन क्लोज, ये क्लोज पूरा सेंटेंस होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस होता है, जो इन कनेक्टिव से जुड़ा भी होता है, और जो एक यूनिट का काम करता है। एक यूनिट का मतलब कैसे? उसमें आपको लिंकिंग वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी। इतना बड़ा सेंटेंस देने के बावजूद भी वो एक यूनिट का काम करेगा, या तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी वह सब्जेक्ट का काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। मेन फोकस आपको इन्हीं 2 पर रखना है। कॉम्प्लीमेंट में यूज हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट और नाउन के और केस इन अपोजिशन भी हो सकता है। लेकिन मुख्यतः हमें जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से देखना है, एग्जाम व्यू के हिसाब से देखना है, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अब देखिए कैसे यूज होता है, मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं यहाँ पे। व्हेन विल यू कम इज नॉट श्योर। व्हेन विल यू कम इज नॉट श्योर। अब इस सेंटेंस में आप देखो कि जो वर्ब आई है वो यहां पर आई है, विल भी है लेकिन ये वेन के साथ कनेक्ट है, तो वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू, कम। वेन विल यू कम, वह कब आएगा? इज नॉट श्योर। वेन विल यू कम इज नॉट श्योर। तो यहां पर वेन विल यू कम, इतना बड़ा पूरा सेंटेंस होने के बाद ही एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही तो हेल्पिंग वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है। तो यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब जो इज आई है वो व्हेन विल यू कम इज नॉट ट्रू, यानी इतने पूरे सेंटेंस के बाद आई है। तो इससे पहला जो ये सेंटेंस है
वो इसका सब्जेक्ट है। यहां पर ये जो वेन क्लोज है वो किसका काम कर रही है? सब्जेक्ट का काम कर रही है, क्योंकि उसके बाद ही इज एज ए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आया है। यहां पर इज मेन वर्ब है। इट इज कंफर्म, ये कंफर्म है। व्हेन विल यू कम। अब यहां पर ये देखो, हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब भी लिख दी और मेन वर्ब भी लिख दी। मेन वर्ब के बाद में क्या आता है भाई साहब? ऑब्जेक्ट। और यहां पर ऑब्जेक्ट सिर्फ व्हेन नहीं हो सकता, सिर्फ विल नहीं हो सकता, यू और कम भी नहीं हो सकते। पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो आपके लिंकिंग वर्ड से जो क्लोज बना है वो क्लोज सब्जेक्ट के रूप में भी काम हो सकता है, वो क्लोज ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम हो सकता है, पूरा बड़ा। अब आगे जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्होंने हमें कैसे करना है, उसके लिए वेट करें अगली स्लाइड का। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इस स्लाइड में हम देखेंगे नाउन क्लोज के एग्जाम्पल्स, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि यू हैव मेड ए मिस्टेक, आपने एक गलती की है। इट इज क्वाइट एविडेंट, और यही सबसे बड़ा सबूत है कि आपने जो मिस्टेक की है ना, यही सबसे बड़ा सबूत है। तो अब ये देखो कि यहां पर हमें जोड़ना किसे है? बात कर रहे हैं हम नाउन क्लोज की, नाउन क्लोज की बात कर रहे हैं। फिर आपको बताना है कि ये सब्जेक्टिव क्लोज हुआ है या ऑब्जेक्टिव क्लोज हुआ है। यहां पर दोनों सेंटेंस में जहां पर भी इट आए, इट आता है किसी निर्जीव या किसी जानवर को जब हम एज ए प्रोनाउन लेते हैं तब। तो इट इज क्वाइट एविडेंट, तो इट की जगह अब हमें इसको चलो मैं एग्जांपल ये बता देता हूँ कि ये सब्जेक्टिव क्लोज है। सब्जेक्ट की जगह नाउन क्लोज को हमें इस्तेमाल करना है, और वो भी सब्जेक्ट की जगह। तो मुझे ये बताओ आप कि यू हैव मेड ए मिस्टेक, इट इज क्वाइट एविडेंट, यही सबसे बड़ा सबूत है। तो इससे आप क्वेश्चन पूछो। जो अगला क्वेश्चन है कि इट इज क्वाइट, जहां पर इट आया हुआ है यहां पर आप क्वेश्चन पूछोगे इट इज क्वाइट एविडेंट, यही सबसे बड़ा सबूत है। तो आप क्या कहोगे कि ये सबसे बड़ा सबूत है, तो क्या व्हाट इज? देन आपका आंसर होगा कि यू हैव मेड ए मिस्टेक, कि आपने गलती कर दी है, कि आपने गलती कर दी है। तो हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब के की बात आती है तो हम किससे जोड़ते हैं? दैट से। दैट से जोड़ते हैं ना कि भाई ही सेड दैट, ही टोल्ड दैट। तो यहां पर ये दैट का यूज होगा, और दैट का यूज कौन से सेंटेंस से पहले होगा? यहां पर तो इट लगा हुआ है, इसको तो हम एज ए हेल्पिंग वर्ब कहां में लेंगे? बात है सब्जेक्टिव क्लोज की, तो पूरा का पूरा क्लोज एक सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट आएगा ये इट दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि ये इट इस पूरी बात के लिए ही मेंशन है। ये जो यू हैव मेड ए मिस्टेक, इट इज क्वाइट एविडेंट, यही सबसे बड़ा सबूत है। यानी इस पूरे जो लाइन है, इस लाइन के लिए वैसे तो इट एक चीज के लिए आता है, लेकिन यहां पर इस पूरी लाइन के लिए इट आया है, इसलिए इट को दोबारा हम नहीं लिखेंगे। और इस लाइन को भी वैसे नहीं लिख सकते हम डायरेक्ट कि भाई सीधा यू हैव मेड ए मिस्टेक इज क्वाइट एविडेंट, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि आप टॉपिक ही पढ़ रहे हो नाउन क्लोज, और क्लोज तो लिंकिंग वर्ड के बगैर बनता ही नहीं है, और लिंकिंग वर्ड के बगैर बनता ही नहीं है। तो हम लिंकिंग वर्ड कौन सा इस्तेमाल करें? तो इट किसके लिए आता है? इट भी निर्जीव के लिए और दैट भी निर्जीव के लिए ही आता है। और क्वेश्चन जब पूछेंगे तो वैसे भी दैट ही यहां पर एकदम सुटेबल लग रहा है इंग्लिश की हमारी बेसिक नॉलेज के हिसाब से। तो सबसे पहले, और ये जो डेट होगा ना वो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, बीच में नहीं आ सकता, वो शुरू में ही आएगा, तब भी वो क्लोज माना जाएगा। आप लिंकिंग वर्ड को देखोगे ना पूरे टॉपिक के अंदर, तो लिंकिंग वर्ड्स हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में ही आते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब क्या इट लिखेंगे? इट नहीं लिख सकते सर, क्योंकि इट यहां पर दैट बदलकर आ गया है और इस पूरे सेंटेंस को एक क्लोज में बदल दिया। यहां तक ये सेंटेंस था, लेकिन अब हम इसको क्या कहेंगे? क्लोज कहेंगे। अब इसको मैंने क्लोज बना दिया, और क्लोज यहां से लेकर यहां तक है, और मैंने कहा कि क्लोज एक यूनिट का काम करता है, एक यूनिट का काम करता है। तो ये पूरा भी सब्जेक्ट की जगह हम यूज ले रहे हैं, तो सब्जेक्ट के बाद तो वर्ब आनी चाहिए, तो यहां पर आएगा इज क्वाइट एविडेंट। सेंटेंस का बिल्कुल भी मतलब नहीं बदला कि तुमने जो ये गलती की है ना,
यही सबसे बड़ा सबूत है, पूरा का पूरा सबूत है। तो सेम टू सेम ये इस सेंटेंस को मैंने दोबारा इसी बेस पे लेने की कोशिश की ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यहाँ पर भी इट है और बात करेंगे हम सब्जेक्ट के रूप में, हमें क्लोज का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट के रूप में हमें नाउन का इस्तेमाल करना। पूरा का पूरा जो नाउन होगा उसको हम एज ए नाउन, पूरा का पूरा जो ये क्लोज होगा उसको नाउन की जगह यूज करेंगे। तो नाउन की जगह यूज करेंगे, इट आया है तो फिर अगेन किसका यूज करेंगे, डेट का यूज करेंगे। और डेट का यूज कहाँ करेंगे, सेंटेंस की शुरुआत के अंदर, ताकि हम पूरे सेंटेंस को क्या बना दे, क्लोज बना दे। तो दैट ही हैज फिनिश्ड हिज जॉब। अब इट की जगह तो डेट आ गया, सेंटेंस बनाना एक, तो यहां पर फिर से इज नॉट श्योर, इस तरीके से इट की जगह डेट का प्रयोग किया। और डेट का प्रयोग कौन से सेंटेंस में, जो पहले सेंटेंस आया ना उसकी शुरुआत में हमें करना है, और बाकी इट को हटाना है और आगे इज के बाद में या जो भी लिंकिंग वर्ड जो वर्ब दी होती है उसके बाद में ऐसा लिखना होता है। अब है व्हेन विल द ट्रेन कम, ट्रेन कब आएगी, कैन यू टेल मी दैट। और ये डेट किसके लिए आया भाई, अगेन आप बताओ। डेट आया इस पूरे सेंटेंस के लिए कि क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या की, तो ये व्हेन विल द ट्रेन कम की ट्रेन कब आएगी। तो यहां पर दैट यू कैन यू टेल मी, डेट की जगह हमें ये पूरा सेंटेंस लिखना है। अब आप कहोगे सर डेट क्या, डेट भी तो लिंकिंग वर्ब होता है, तो यहाँ पर डेट लिख दें क्या शुरुआत में, तो आप डेट भी लिखोगे और फिर वेन ऑलरेडी आया हुआ ही है, तो जहां पर डेट और वेन और फिर कितने लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे, 2 वर्ब हो जाएंगे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब भी WH वर्ड दिया होता था ना तो हम डेट का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर डेट का काम कौन कर देता है, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वही करते हैं। जैसे WH वर्ड वाले हु, वाई, वेन, वेर, इनके साथ हम कभी भी डेट का यूज नहीं कर सकते। इनके लिए डेट का यूज, इस पूरा जो डेट आया ना कि ये बात के लिए है कि वो ये कौन सी बात, कि व्हेन द ट्रेन विल कम, व्हेन विल द ट्रेन कम, ट्रेन कब आएगी, इस सेंटेंस के लिए डेट का प्रयोग हुआ है, न कि वेन की जगह। तो जब भी हम इसको एक कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो सीधा वेन से ही स्टार्ट कर देंगे। पहले तो ये सेंटेंस लिखो, कैन यू टेल मी, यहां पर हम ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। सब्जेक्ट के 2 एग्जाम्पल देख लिए, अब ऑब्जेक्टिव क्लॉज के 2 एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो, कैन यू टेल मी। यहां तक हेल्पिंग वर्ब आई, मॉडल एज ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है, फिर यू सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, और 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। जब आपने एक 10th क्लास के अंदर एक्टिव पैसिव वाला चैप्टर पढ़ा तो आपको पता है कि एक सेंटेंस के अंदर 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट तो मी है ही है। अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट लेंगे वो हम ये पूरी की पूरी क्लॉज लेंगे, जो पूरा एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। यानी इस सेंटेंस में अगर आपको कोई पूछे ना कि भाई इसमें ऑब्जेक्ट कितने होंगे, तो एक तो ये मी वाला ये ऑब्जेक्टिव है, और एक अपना जो पूरा ये जो सेंटेंस लिख रहे हैं हम ये पूरा ऑब्जेक्ट होगा। व्हेन विल द ट्रेन कम, ये कैन यू टेल मी, ये इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव ही रहेगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। आगे देखो, व्हेन विल द रिजल्ट आउट, रिजल्ट कब आउट होगा, कैन यू टेल अस दैट, क्या आप हमें वो चीज बता सकते हो। तो दैट का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इस पूरे सेंटेंस के लिए। तो क्या दैट को शुरू में लिख के पूरा सेंटेंस लिखें, क्या नहीं लिखना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कनेक्टिव व्हेन दिया हुआ है। तो व्हेन जब होगा तो दैट का वहां पर कोई काम नहीं है। फिर से देखो, कैन यू टेल मी, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको भी, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। तो कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो, क्या बताना है, व्हेन विल द रिजल्ट आउट, व्हेन विल द रिजल्ट आउट। इस तरीके से आपको देखना है, 2 बार वीडियो को देखना है, आपको इंशाल्लाह पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हेलो गाइस, नेक्स्ट अब यूजिंग नाउन क्लॉज के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए 3 एग्जांपल और लेते हैं। और यहां पर पहला जो एग्जांपल है, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, टेल मी।
तो इन सेंटेंस के अंदर भी हम नाउन क्लोज का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे टेल मी, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। टेल मी ये एक वर्ब से शुरू होने वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है जो कंप्लीट हो चुका है। यहां से फिर दूसरा सेंटेंस, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया और यहां पर देखो सबसे पहले आता सब्जेक्ट, वो इस सेंटेंस में है नहीं। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, वो भी नहीं है। मेन वर्ब से शुरू हुआ ये सेंटेंस, तो मेन वर्ब के बाद में आता है ऑब्जेक्ट। तो एक वर्ब और ऑब्जेक्ट तो यहां पर आ गया, ये सेंटेंस कंप्लीट है। तो यहां पर जो आया है ना अब आगे, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो अब देखो टेल मी, और टेल मी लिखने के बाद ये ऊपर वाला सेंटेंस है जैसे कि जैसे लिखना है, लेकिन याद रखना कि ये इंटेरोगेटिव है, ये इंटेरोगेटिव है। और जब हम इसको ऑब्जेक्टिव क्लोज से जोड़ेंगे तो ये साधारण सेंटेंस बन जाएगा, यानी ये इज यहां पर वर्ड के जस्ट आगे नहीं होकर एंड में आएगा, क्योंकि वर्ड के जस्ट आगे अगर हेल्पिंग वर्ब रहती है डब्ल्यूएच वर्ड के, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है और हमें इसे इंटेरोगेटिव बनाना नहीं है। तो टेल मी व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस इज, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। अगले में देखो विल यू एक्सटेंड मी हेल्प, विल यू एक्सटेंड मी, क्या तुम मुझे दोगे या बढ़ाओगे, हेल्प यानी मेरी सहायता। आई डाउट दैट, इस पर मुझे शक है। तो सबसे पहले शुरुआत करो किसे, आई डाउट से। दैट की जगह दैट आया ही इस पूरे क्लोज के लिए आया है, तो दैट लिखना नहीं है और दैट की जगह पूरा पूरा ये सेंटेंस लिखना है। लेकिन इस सेंटेंस को हम किसी न किसी लिंकिंग वर्ड से जोड़ेंगे, और यहां पर हम जोड़ेंगे वेदर से। वेदर से क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं और हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टिंग स्पीच शुरू होती है, तो हम कनेक्टिव किसको यूज में लेते हैं, इफ और वेदर को। इफ और वेदर में से किसी एक को ले सकते हैं, तो यहां पर हम किसको ले रहे हैं, वेदर को। वेदर और इफ में डिफरेंट क्या है, हम ये सोचते हैं कि वेदर और इफ दोनों एक ही होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां पर चॉइस दी हुई हो कि तुम ये लेना चाहोगे या नहीं लोगे, तो वहां पर हम वेदर का इस्तेमाल करेंगे। इफ के अंदर चॉइस नहीं होती है, वेदर के अंदर चॉइस होती है, ये डिफरेंस है। तो आई डाउट वेदर, और फिर यहां पर यू विल। अभी मैंने क्या कहा कि हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव नहीं रखना है। तो यहां पर आई डाउट, फिर वेदर, और यू को पहले लिखेंगे, फिर बाद में विल को लिखेंगे। विल को अगर पहले लिख देंगे और यू को बाद में लिखेंगे, तो फिर ये तो हमारा इंटरोगेटिव ही रह गया। इंटरोगेटिव हमें नहीं रखना है, उसको सिंपल बनाना है। इसलिए वेदर के बाद में यू, जो इस क्लोज का सब्जेक्ट है, क्लोज का सब्जेक्ट है, यू विल एक्सटेंड मी हेल्प। तो अब देखो ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुई वर्ब, और ये पूरा का पूरा हो गया ऑब्जेक्ट। ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। आप बात करें इसके अंदर की, तो यहां पर भी देखो ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, जो डब्ल्यूएच वर्ड से या लिंकिंग वर्ड से किसी से भी जुड़ गया, उसके बाद जितना भी हिस्सा होगा वो एक यूनिट माना जाएगा। अगले में देखो हाउ वन यूजेस वंस टाइम इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई अपना समय यूज करता है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि सक्सेस डिपेंड्स ऑन इट। सक्सेस डिपेंड इस पर करती है, किस पर, यूजेस ऑफ टाइम पर। इसका मतलब ये इट किसके लिए आया है, इस टाइम के यूज पर आया है। तो अब देखो सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं। सक्सेस डिपेंड्स ऑन तक तो है जैसे जैसे लिखा, इट की जगह हमें पूरा का पूरा ये सेंटेंस लिखना है, लेकिन बाद में ये पार्ट नहीं लिखना है, क्योंकि सक्सेस इंपॉर्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, सक्सेस टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो टाइम तक ही हम इसको लिखेंगे। सक्सेस डिपेंड्स ऑन, और इट की जगह हाउ वन यूजेस वंस टाइम। कोई अपने समय का कितना सदुपयोग करे उस पर ही सक्सेस डिपेंड होती है। इज इंपॉर्टेंट यहां पर एक्स्ट्रा है, इसको दोबारा वापस रीड नहीं करेंगे। ओके, तो ये सर ये एग्जाम्पल थे आपके, 3 एग्जाम्पल अब करवाए हैं, 4 पहले करवाए, और ये लगभग नाउन क्लोज से ही अगर कॉम्प्लेक्स आएगा तो इसी से आएगा, नहीं तो ज्यादातर चांस आपके पार्टिसिपल से, और उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस को के रूप में बदलना, और थर्ड अगर कॉम्प्लेक्स आया तो नाउन क्लोज से अपने आ जाएगा। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को लगभग हमारी तरफ से पूरा किया है, और आई होप दैट यू विल गेट द क्वेश्चंस इन एग्जाम which I have taught you.
थैंक यू वेरी मच। अब आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले लो। चैप्टर लगभग कंप्लीट हमने किया पूरा। और अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि भाई हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो, ताकि हम आगे जो नेक्स्ट ईयर जो बैच चलने वाला है 12th क्लास का पूरा कोर्स, 10th क्लास का भी पूरा कोर्स हम करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप अभी से हमारा चैप्टर जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच।